हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास है डेसिडुआ एंड ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएशन की। इससे प्रीवियस क्लास के अंदर अपन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन को डिस्कस किया था और आज अपन डेसिडुआ एंड ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके, ओके। सबसे पहले अपन देखेंगे प्रीवियस क्लास का थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अपन ने सबसे पहले अपन देखेंगे डेसिडुआ होता क्या है, तो उसको समझने से पहले अपन देखते हैं अपन ने प्रीवियस क्लास जब डिस्कस किया था, ओके, तो उसके अंदर ये क्या है, ये यहाँ पे यूट्रस है। यहाँ पे क्या है, ये यूट्रस है। यूट्रस के बोथ साइड के अंदर क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। अंडरस्टैंड? बोथ साइड में क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ओके, और यहां इनके ओवरीज है। ओके, ये क्या है, ये ओवरीज है। अब यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके लिए ओवरी से सेकेंडरी ओसाइट निकलता है। यहां से ओवम का यहां से फर्टिलाइजेशन होता है, यानी सेकेंडरी फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट यहां से जब निकलता है उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं ओवुलेशन। यहां पर ओवुलेशन होगा। ओवुलेशन कहां होगा, ओवरी के अंदर होगा। और ओवुलेशन के बाद यहां से जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है वो यहां से फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर जाएगा। इधर से स्पर्म जाएगा, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान यहां से स्पर्म जाएगा और वो यूट्रस से होते हुए फेलोपियन ट्यूब से होते हुए और यहां पे एम्पुला वाले पार्ट में चला जाता है। और यहां पे जब स्पर्म और सेकेंडरी ओसाइट मिलते हैं तो वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन। अंडरस्टैंड? क्या होता है उसका, फर्टिलाइजेशन। उसको अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहां पे प्रोडक्ट बना है, ओके, जब ओवम और स्पर्म के मिलने से जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट यहां से एक सेल स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद उसमें सेल डिवाइडेशन होता है, ये 2 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है, 2 से 4 बन जाता है, 4 से 8 बन जाता है, 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर बन जाता है। और 16 सेल स्ट्रक्चर होता है, उसको अपन ने नाम दिया था मोरुला। उसको अपन क्या बोलते हैं, मोरुला बोलते हैं उसको अपन ने बोला था मोरुला। ओके, हो गया। ये जो मोरुला होता है, जो 16 सेल स्ट्रक्चर होती है वो वापस यहां पे यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर होती है। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोडक्ट बना है उसकी कितने सेल स्ट्रक्चर होगी जो यूट्रस के अंदर एंटर होगी, अंडरस्टैंड? तो उसके लिए अपना क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मोरुला। और मोरुला कितने सेल स्ट्रक्चर होती है, यहां पे 16 सेल स्ट्रक्चर होती है जो यूट्रस के अंदर एंटर करती है। ओके, और जब ये यूट्रस में एंट्री होती है वो कितने दिन पे होती है, देखिए जब ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कब होता है, 14 डेज के ऊपर। ओके, 13 to 14 डेज के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट डे 14 डेज पे फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जैक्ट 14 डेज पे फर्टिलाइजेशन होता है और उससे जस्ट एक दिन पहले ओवुलेशन होता है। यदि ओवुलेशन का यदि पूछा जाता है आपसे कि ओवुलेशन कब होता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि ओवुलेशन के लिए आपसे पूछा जाता है तो यदि ओवुलेशन के लिए पूछा जाता है तो वहां पे एक दिन पहले होता है, बल्कि उसको अपन 13 to 14 डेज मानते हैं। 13 डेज और 14 डेज, यानी 13वां दिन या फिर 14वां दिन। ओके, यानी 13 डेज या 14 डेज के बाद जो किससे डेज, कौन सा डेज है, प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद, यानी जो पिछली बार जब साइकिल आई थी उसके 13 से 14 दिन बाद क्या होगा, ओवुलेशन होगा। उससे एक दिन बाद में फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद ये यहां पे फर्टिलाइजेशन हुआ था, ये डे कौन सा है, ये डे 14 है। ओके, और इस डे 14 से यहां पे यूट्रस के अंदर जब एंटर हो रहा है तो इसके लिए 3 से 4 दिन इसको लग जाते हैं, 3 to 4 डेज। 3 to 4 डेज बाद ये यूट्रस में एंट्री करता है और यूट्रस के अंदर जाने के बाद यहां पे जस्ट एक दिन बाद, यानी 24 आवर्स के बाद, 24 आवर्स बाद में क्या होता है, यहाँ पे इम्प्लांटेशन स्टार्ट होता है। अंडरस्टैंड? वो उस प्रोसेस को भी अपन ने समझेंगे। हालांकि प्रीवियस क्लास में ये सब चीजें डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूं। यानी 3 से 4 दिन बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आ गई वो मोरुला स्टेज थी और फिर उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है और वो 32 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है।
कितने सेल? 32 सेल स्ट्रक्चर बन जाती है और इस 32 सेल स्ट्रक्चर का नाम ही है ब्लास्टोसिस्ट। इसका क्या नाम है? ब्लास्टोसिस्ट इसी का नाम है। अंडरस्टैंड? इसी 32 सेल स्ट्रक्चर को अपन ने ब्लास्टोसिस्ट नाम दे दिया। ओके, अब यहां पे जो यूट्रस के साथ अडेर होना, देखो ये क्या है यहाँ पे? ये यूट्रस की वॉल है और यूट्रस की वॉल की 3 लेयर होती है यहाँ पे, और जो अंदर ही अंदर वाली लेयर होती है उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम। ओके, ये 3 लेयर होती है। इसी तरीके से जो अंदर वाली साइड की लेयर होती है इसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इसको क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, और जब बीच वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। जो इम्प्लांटेशन होता है वो कहां होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। अंडरस्टैंड? किसमें होता है? एंडोमेट्रियम में होता है। ओके, अब जो एंडोमेट्रियम है इसके साथ जो ब्लास्टोसिस्ट अडेर होता है उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। यानी जो ब्लास्टोसिस्ट जो 32 सेल स्ट्रक्चर है, जो 32 सेल स्ट्रक्चर है, उसका एंडोमेट्रियम के साथ अडेर होना, चिपकना, उसको अपन इम्प्लांटेशन बोलते हैं। ओके, और इसी इम्प्लांटेशन के अंदर जो ये 16 सेल स्ट्रक्चर एंटर हुई है, जो 32 सेल स्ट्रक्चर बन चुकी है, ये 32 सेल स्ट्रक्चर है, इसके बाहर की तरफ एक लेयर होती है जो इसको हार्ड बना के रखती है, जिसका नाम होता है जोना पेलेसुडा। जोना पेलेसुडा, इसके बारे में काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये होती है जोना पेलेसुडा। ओके, ये होती है जोना पेलेसुडा। एक सेकेंड, अपन रिटर्न ले आते हैं यहां पे। फाइल थोड़ी लॉस्ट हो चुकी है। ओके ओके, यहीं पे थे पर, ठीक है। ओके, यहीं पे थे अपन। तो ये क्या थी? जोना पेलेसुडा। और जोना पेलेसुडा में क्या रहता है? ये हार्ड होती है। जब भी ये इम्प्लांटेशन इसके साथ में होता है, इसका ये यूट्रस की वॉल से जैसे ही अडेर होती है, उस कंडीशन में ये जोना पेलेसुडा यहां से लॉस्ट हो जाती है इसके, क्योंकि जोना पेलेसुडा एक तरह से हार्ड होती है जो पोलिस्पर्मी को रोकती है। यदि एक तरीके से फंक्शन पूछा जाए कि जोना पेलेसुडा का काम क्या है, तो ये क्या करती है? ये प्रिवेंट टू पोलिस्पर्मी, यानी पोलिस्पर्मी से प्रिवेंट करती है। ये क्या करती है? पोलिस्पर्मी से प्रिवेंट करती है, यानी बहुत ज्यादा स्पर्म को इसके अंदर एंटर नहीं होने देती है। बल्कि जब यहां पे ये अडेर होती है तो जोना पेलेसुडा यहां से लॉस्ट हो जाती है, और इस लॉस्ट होने की जो प्रोसेस होती है इसको अपन बोलते हैं जोना हेचिंग। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं जोना हेचिंग। इसको अपन जोना हेचिंग बोलते हैं। अंडरस्टैंड? समझ गया? उसके बाद क्या होता है? इस यूट्रस के बाल के साथ अडेर होगी, जिसको अपन ने इम्प्लांटेशन बोल दिया। बल्कि इम्प्लांटेशन होने के साथ ही साथ जो ये ब्लास्टोसिस्ट है, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कई सारे चेंजेस होते हैं। इसके बहुत सारे डिफरेंशिएशन होते हैं एक फीटस को बनने के लिए, क्योंकि इसी ब्लास्टोसिस्ट से क्या होगा? इसी से फीटस बनेगा। ओके, इसी से क्या बनेगा? फीटस बनेगा। इसी से प्लेसेंटा बनेगा। ओके, इसी से अम्बिलिकल कॉर्ड बनेगी। तो ये इतना सारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को होने के लिए इसकी सेल में कुछ डिफरेंशिएशन होता है, उस डिफरेंशिएशन को अपन आज डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज, जो एंडोमेट्रियम है, जिसको अपन एंडोमेट्रियम नाम दे रहे हैं, इस एंडोमेट्रियम में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद इसी को अपन नाम दे देते हैं डेसिडुआ। ये डेसिडुआ किसका नाम है? इसी एंडोमेट्रियम का नाम है, जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेल की जो यूट्रस की वॉल होती है उसकी इनर लेयर को अपन एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और एक प्रेग्नेंट फीमेल की इनर लेयर को अपन डेसिडुआ बोलते हैं। ओके, क्लियर है? ओके, अब सबसे पहले अपन डेसिडुआ को डिस्कस करते हैं और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट के डिफरेंशिएशन को डिस्कस करेंगे। ओके, इस कंप्लीट प्रोसेस के बाद के आगे का प्रोसेस है ये। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इट इज एंडोमेट्रियम आफ्टर इम्प्लांटेशन। ओके, मैं बता चुका हूं आपको कि आफ्टर इम्प्लांटेशन जो एंडोमेट्रियम होती है उसी को अपन डेसिडुआ नाम देते हैं। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं विच इज शेडेड आफ्टर बर्थ ऑफ फीटस। जो एंडोमेट्रियम होती है वो मंथली शेड ऑफ होती है, यानी हर महीने साइकिल के दौरान वो बाहर निकल जाती है, फिर नई एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो जाती है, फिर दोबारा 28 डेज बाद में साइकिल के बाद वो वहां से निकल जाती है। बल्कि जो डेसिडुआ होती है
जो डेसिडुआ होती है, जो डेसिडुआ होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम जब डेसिडुआ बनती है, उसके बाद जब एक फीटस का बर्थ हो जाती है, जब जन्म हो जाता है, तो उसके बाद ही एक बार वो वहां से निकलती है, तभी वो सेड ऑफ होती है। ओके, तो ये कब होती है? जब बर्थ हो जाता है फीटस का, उसके बाद में सेडेड हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं एंडोमेट्रियम चेंज इन डेसिडुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। जब एंडोमेट्रियम डेसिडुआ में चेंज होती है, तो इस एंडोमेट्रियम के अंदर भी कुछ सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिनके अंदर मोस्टली 3 चेंजेस आपको याद रखने हैं। ओके, नंबर वन इंक्रीज सिक्रीशन या फिर इंक्रीज सिक्रेटरी फंक्शन ऑफ यूट्राइन ग्लैंड। देखो यूट्रस है, यूट्रस की वॉल से एंडोमेट्रियम की हर बार ग्रोथ होती है और स्टेडेड होती है। ओके, तो इसके अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो यहाँ पे म्यूकस का सिक्रीशन करती है, तो एक तरह से सिक्रेटरी ग्लैंड होती है। बहुत सारे एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स होती है, इसीलिए एंडोमेट्रियम की ग्रोथ हो पाती है। तो जो ये सिक्रीशंस होता है एंडोमेट्रियम का, वो सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाता है, यानी वो सिक्रीशंस बढ़ जाता है। तो एक तो फंक्शन ये हो गया कि जब भी एंडोमेट्रियम की ग्लैंड होती है, उसकी जो एंडोमेट्रियम के अंदर जो ग्लैंड्स है वो सिक्रीशन तो करती है, बट जब ये डेसिडुआ में चेंज हो जाती है तो उनका जो सिक्रेटरी फंक्शंस है वो इंक्रीज हो जाता है। नंबर 1 क्लियर है। उसके बाद अपन नंबर 2 बात देखेंगे इसका, डेसिडुअल सेल्स, यानी एंडोमेट्रियम को सेल को ही अपन डेसिडुअल सेल बोलेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियम किसमें चेंज होगी? डेसिडुआ में। तो डेसिडुअल सेल आर एंडोमेट्रियल सेल्स फिलेड विद ग्लाइकोजन। ये भी बहुत ही नई चीज है कि जो एंडोमेट्रियल सेल है उसको अपन ने जो डेसिडुअल सेल बोला, तो ये क्या करती है, जो इसके अंदर एंडोमेट्रियम सेल्स थी वो ग्लाइकोजन इससे भर जाता है, यानी इसमें क्या भर जाता है? इसमें ग्लाइकोजन भर जाता है। वैसे इसमें म्यूकस सिक्रीशन रहती है और म्यूकस ज्यादा रहती है, बल्कि इसके अंदर ग्लाइकोजन का कलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे सभी चीजों के लिए, प्लेसेंटा के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, प्लेसेंटा एक बार ग्रोथ करेगी, मेच्योर होगी, तो उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए। ओके, इसके साथ जो फीटस है, फीटस को भी ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए? ग्लाइकोजन चाहिए, क्योंकि प्लेसेंटा तो 8 वीक बाद बनेगी, तब तक उसको न्यूट्रिशन कौन देगा? तब यही ग्लैंड्स उसको न्यूट्रिशन देगी, क्योंकि वहां पे ग्लाइकोजन है, वो वहां पे कलेक्शन हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे आर्टरीज बिकम मोर स्पाइरल विद आर्टरियोवेनस एनेस्थेमोसिस। ये आर्टरियोवेनस एनेस्थेमोसिस क्या होता है? अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी आर्टरीज होती है जो प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के अंदर मूव करवाती है। बहुत सारी वेन्स होती है जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको मूव करवाती रहती है, या फिर ब्लड का रिटर्न लेके आती है और ब्लड की सप्लाई करती है आर्टरी। जब ये दोनों आपस के अंदर कहीं पे भी मिलती है, ओके, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टरियोवेनस एनेस्थेमोसिस। एनेस्थेमोसिस का मतलब होता है दो ब्लड वेसल्स का आपस में मिलना, अंडरस्टैंड ना? तो आर्टरियोवेनस जो एनेस्थेमोसिस होता है वो प्लेसेंटा के अंदर बहुत सारा होता है, और यहां पे भी बहुत सारी जगह आर्टरियोवेनस एनेस्थेमोसिस होता है, जो अपन प्लेसेंटा को और एंडोमेट्रियम को आगे किस तरह से ग्रो करती है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तब आपको ये चीज वहां पे क्लियर कराई जाएगी। ओके, अभी आप ये समझिए कि आर्टरियोवेनस एनेस्थेमोसिस के कारण से जो आर्टरीज है वहां की वो मोर स्पाइरल हो जाती है। स्पाइरल होना क्या होता है? एक तो ये आर्टरी होगी, ये स्पाइरल नहीं है। मोर स्पाइरल का मतलब है ये इस तरीके से घूम जाती है, स्पाइरल टाइप की हो जाती है। इसी तरीके से यदि अपन से पूछा जाए कि प्लेसेंटा के अंदर कौन कौन सी वहां पे आर्टरीज होती है, तो उसका नाम है स्पाइरल आर्टरी। ओके, इस स्पाइरल के बारे में काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे और ये बहुत बड़ा एक चैप्टर है जिसको अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे। ओके, अब अपन आगे पढ़ते हैं। ओके, यहां पढ़ेंगे अपन आफ्टर इम्प्लांटेशन द डेसिडुआ बिकम डिफरेंशिएटेड इनटू 4 पार्ट। जो डेसिडुआ है वो जो एंडोमेट्रियम है, जो इम्प्लांटेशन के बाद किसमें चेंज हो गई थी? डेसिडुआ के अंदर। किसमें चेंज हो गई थी? डेसिडुआ के अंदर। अब यहां पे अपन देखेंगे इम्प्लांटेशन के बाद जो डेसिडुआ बन गई है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और चेंजेस के बाद इसी डेसिडुआ को अपन 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एक बेटर स्टडी के लिए। ओके, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट के अंदर। डेसिडुआ के 4 पार्ट के अंदर अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। नंबर 1 डेसिडुआ बेसालिस, नंबर 2 डेसिडुआ कैप्सुलारिस, नंबर 3 डेसिडुआ पेराइटालिस, एंड नंबर 4 क्या है? डेसिडुआ रिफ्लेक्सा।
अब हो सकता है आपने बहुत सारी बुक में पहले सिर्फ ये 3 ही पार्ट पढ़े हो, बल्कि आजकल जो स्टैंडर्ड बुक है या फिर जो भी नए एडिशंस है उसमें आपको जरूर देखने को मिलेगा डेसिडुआ रिफ्लेक्सा। ओके, यानी इसको 3 नहीं 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, तो अपन सबसे पहले 1 बाय 1 चारों पार्ट को डिस्कस करते हैं कि जो एंडोमेट्रियम है, ओके, जैसे एक तरीके से ये क्या है, ये यूट्रस है, और यूट्रस की जो अंदर की जो एंडोमेट्रियम थी जिसको अपन ने क्या बोल दिया यहाँ पे, डेसिडुआ बोल दिया है। ओके, ये क्या है, ये डेसिडुआ है। ओके, इसी डेसिडुआ को अपन यहां पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेसिडुआ बेसालिस देखेंगे। डेसिडुआ बेसालिस क्या रहती है, अंडर द साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। देखो बेसालिस नाम से ही पता चल रहा है, बेसालिस यानी बेस की लेयर है, बेसल लेयर है, यानी किसी चीज के बेस में है। देखो कोई भी चीज होती है उसके नीचे वाली साइड में यदि कोई चीज है, इसको अपन बोलेंगे बेस और इसको अपन बोलेंगे एपेक्स। तो बेस है, किसका बेस है, इंप्लांटेशन साइट का, यानी अंडर द साइट ऑफ इंप्लांटेशन। मान लीजिए यहां पे किसी प्रोडक्ट का या फिर ब्लास्टोसिस्ट का इंप्लांटेशन हुआ है, अंडरस्टैंड। यहां पे अपन ने समझा कि यहां पे क्या हुआ है, यहां पे इंप्लांटेशन हुआ है। ये क्या हो गया, ये इंप्लांटेशन हो गया। इस इंप्लांटेशन के अंदर की जो नीचे की जो साइट है, इस साइट के ऊपर देखो ये कंप्लीटली जो पार्ट है इसको तो अपन ने क्या बोला, डेसिडुआ बोला। ओके, ये क्या है कंप्लीटली, ये डेसिडुआ है। बल्कि जो यहां का जो पार्ट है, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, इस पार्ट को अपन क्या बोलेंगे, अंडर द इंप्लांटेशन साइट को अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे डेसिडुआ बेसालिस। ओके, यहां तक का जो पार्ट है इस पार्ट को अपन बोलेंगे डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ बेसालिस। क्लियर है, ओके, क्लियर है। ये क्या है, ये डेसिडुआ बेसालिस है। ओके, क्लियर। इसके बाद इट फॉर्म द मेटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। इसके फंक्शंस की अपन बात करें इतने से पार्ट की, तो ये क्या करेगी, मेटरनल साइड की प्लेसेंटा को बनाएगी। क्या बनाएगी, मेटरनल साइड की प्लेसेंटा को बनाएगी। मेटरनल साइड प्लेसेंटा को फॉर्म करेगी। इसका काम हो गया मेटरनल साइड की प्लेसेंटा को बनाना। ये कंप्लीट डेसिडुआ है। अपन ने सिर्फ इतनी सी डेसिडुआ की बात करेंगे अभी, जो ब्लास्टोसिस्ट है, जो इंप्लांट हुआ है उसके जस्ट नीचे की साइड, अंडर द साइड ऑफ इंप्लांटेशन। अंडरस्टैंड, क्लियर है। दूसरा अपन बात करेंगे डेसिडुआ कैप्सुलारिस की। कैप्सुलारिस नाम से पता चल रहा है कि कैप्सूल के टाइप के अंदर है, यानी कैप्सूल के अंदर जो है उसको अपन क्या बोलेंगे, कैप्सुलारिस। कैप्सुलारिस इसको इसलिए बोला गया है, इट कवर्स द ओवम। ये क्या है, यहाँ पे ये ओवम है। इंप्लांटेशन का जो ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांट हुआ है ये क्या है, ओवम है। इस ओवम के चारों तरफ जो ये वाली लेयर होती है, देखो यहां नीचे वाली साइड में तो क्या आ गई, डेसिडुआ बेसालिस है, बल्कि यहां से लेके यहां तक की जो साइड है जो एक तरीके से कैप्सूल बनाती है, कैप्सुलारिस नाम से पता चल रहा है, जो एक कैप्सूल बनाती है, एक होल टाइप का ऑर्गन बनाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैप्सुलारिस। इसको बोलेंगे अपन डेसिडुआ कैप्सुलारिस। ओके, यहां पे अपन लिख देते हैं डेसिडुआ कैप्सुलारिस। क्या हो गया, ये डेसिडुआ कैप्सुलारिस हो गया। क्लियर है। इसके बाद अपन बात करेंगे डेसिडुआ पेराइटालिस। डेसिडुआ पेराइटालिस, रेस्ट ऑफ डेसिडुआ विच लाइंस द कैविटी ऑफ यूट्रस। यूट्रस की जो बची हुई जितनी भी डेसिडुआ है उसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेराइटालिस। यानी यहां से लेके यहां तक की जो थी उसको अपन डेसिडुआ बेसालिस बोल दिया। जो ओवम के चारों तरफ जो कवर करती है इसको, उसको अपन ने डेसिडुआ कैप्सुलारिस बोल दिया। बट यहां से लेके और जो बची हुई कंप्लीट है यहां तक की, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पेराइटालिस। यानी इसको अपन बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटालिस। इसको अपन बोलेंगे डेसिडुआ पेराइटालिस। क्लियर है। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं डेसिडुआ रिफ्लेक्सा। डेसिडुआ रिफ्लेक्सा जो नई है, जंक्शन बिटवीन कैप्सुलारिस। अब देखो यहां पे एक बहुत बड़ी चीज है, जंक्शन बिटवीन कैप्सुलारिस।
कैप्सुलारिस यहाँ पे अपन ने कहा है ये जो कैप्सुलारिस के बीच का जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन पे क्या रहती है, रिफ्लेक्सा रहती है। कौन सी रहती है, रिफ्लेक्सा रहती है। जंक्शन बिटवीन कैप्सुलारिस, यहां पे रहती है रिफ्लेक्सा। क्लियर है? तो ये चारों पार्ट हो गए, डेसिडो आगे क्लियर हो गए। ओके, अब अपन आगे चलते हैं। डेसिडो अपन क्लियर है? ओके, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है जिसको भी अपन डिस्कस करते हैं। ओके, एक होता है हार्टमान साइन, काफी बार एग्जाम में आता है, बल्कि इसका कोई स्पेशल टॉपिक के अंदर इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिख के आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे थोड़ा आप समझिएगा इसको। ओके ओके, ठीक है। हार्टमान साइन, हार्टमान साइन क्या रहता है? हार्टमान साइन के अंदर काफी बार क्वेश्चन आता है कि जब बहुत सारी फीमेल्स होती है जिनके अंदर इम्प्लांटेशन के दौरान कई बार थोड़ी ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तो उसमें थोड़ी सी हेवी ब्लीडिंग होती है, बल्कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के कंपैरिजन में थोड़ी होती कम है, बल्कि इम्प्लांटेशन के टाइम थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है। उस ब्लीडिंग को अपन क्या बोलते हैं, हार्टमान साइन। बहुत सारी फीमेल्स देखती है उसमें कोई प्रॉब्लम है, बल्कि वो प्रॉब्लम नहीं होती, वो तरह से नॉर्मल साइन होता है कि जब इम्प्लांटेशन होता है, ये क्या है, ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन की ये साइट है। यहां पे जब इम्प्लांटेशन होता है, इसके साथ जब ये अडेयर होता है, जब जोना पेलेसोडा इसकी लॉस्ट होती है और जोना हेचिंग होती है, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जोना हेचिंग। जब ये जोना हेचिंग होती है तो इसके दौरान यहाँ पे कुछ सेल्स डैमेज होती है और उसके कारण से थोड़ी सी ब्लीडिंग हो सकती है वहां पे, जिनमें से कुछ फीमेल्स को ये होती है 60% के आसपास और 40% फीमेल को ये नहीं होती है। ओके, ये डाटा आपको थोड़ा सा अलग अलग मिल सकता है। ओके, जहां पे 50-50 भी मिल जाता है, कई बार 30-70 भी है, बल्कि ज्यादा वेरिएशन है इसमें, इसको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो हार्टमान साइन बोलते हैं उसको अपने को यहां ध्यान रखने की बात यही है कि स्लाइट ब्लीडिंग, थोड़ी सी ब्लीडिंग होती है ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन फीमेल के अंदर, जिसको अपन ने बोला है हार्टमान साइन। ओके, क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ओके, यहां पे अपन बात करेंगे ब्लास्टोसिस्ट की। जो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो डिफरेंशिएशन हुआ है, उस डिफरेंशिएशन की यहां पे अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है? ओके, ओके, यहां पे अपन किसकी बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट की। किसकी बात करेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है? इस ब्लास्टोसिस्ट की बात करेंगे तो ब्लास्टोसिस्ट अपन ने देखा था जब ये इंप्लांटेशन साइट है यहां पर यूट्रस के अंदर, ये 32 सेल स्ट्रक्चर अंदर एंटर हुई है। कितनी? 32 सेल स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये इंप्लांटेशन का यहां पे पार्ट है। जो यहां पे इंप्लांटेशन होती है तो उस दौरान ब्लास्टोसिस्ट में कुछ चेंजेस होते हैं, और उस चेंजेस में क्या रहता है, जैसे अपन देखते हैं यहां पे ये 32 सेल स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या करती है, यहां पे जब डिफरेंशिएशन होता है तो कुछ सेल इसके चारों तरफ एक तरीके से लेयर के रूप में कलेक्शन हो जाती है, इस तरीके से कलेक्ट हो जाती है, एक चारों तरफ एक लेयर बना लेती है। ओके, कब? जब जोना हेचिंग के बाद इसके अंदर एक तरीके से लेयर बना लेती है, और कुछ सेल्स इस लेयर बनाने के बाद जितनी सेल्स बचती है, जो सेल बच जाती है, वो क्या करती है, वो एक तरीके से अलग पार्ट के अंदर यहां पे कलेक्ट हो जाती है, एक तरीके से अपना एक गुच्छा बना के यहां पे कलेक्ट हो जाती है। क्लियर है? अब जो एक तरीके से गुच्छा बना के एक तरीके से यहां अलग हुई है, इनको तो अपन बोलते हैं इनर सेल मास। इसको क्या बोलते हैं? इनर सेल मास। ओके, और जो चारों तरफ जो कलेक्शन हुई है, जिन्होंने एक लेयर बनाई है, इनको अपन बोलते हैं ट्रोपोब्लास्ट। इनको क्या बोलते हैं अपन? ट्रोपोब्लास्ट। क्लियर है? क्लियर है? ये क्या बन गया, यहां पे ट्रोपोब्लास्ट बन गया। अब क्या रहता है, अपन ने यहां पे इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया, इनर सेल मास, और इधर क्या बन गया, ट्रोपोब्लास्ट। ये क्या बन गया, ट्रोपोब्लास्ट। अब इस ट्रोपोब्लास्ट का तो क्या काम रहता है, इनर सेल मास का क्या काम रहता है? जो इनर सेल मास जो इधर वाला बना है, जिन्होंने एक तरह से सेल गुच्छा बनाया है, ये तो क्या करेंगे, आगे जाके फीटस का डेवलपमेंट करेंगे। ये क्या करेंगे, फीटस का डेवलपमेंट करेंगे। ये अपना अपना हिस्सा बांट लेंगे। ये जो इनर सेल मास है, ये बोलेगा भाई मैं फीटस बनाऊंगा, और आप क्या बनाओ, प्लेसेंटा बनाओ। ओके, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन।
जो ट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेगा, प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन को डेवलप करेगा, और जो सेल में जो इनर सेल मास है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे वो फीटस बनाएगा। ओके, जो फीटस को डेवलप करने का काम है वो इनर सेल मास का है, और जो ट्रोपोब्लास्ट का काम क्या है, प्लेसेंटा और फीटल मेम्ब्रेन। फीटल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, जो ये फीटस है, ओके, और इस फीटस के चारों तरफ जो लेयर होती है, जो मेम्ब्रेन होती है, इसको अपन फीटल मेम्ब्रेन बोलेंगे। जो अंदर का जो फीटस है वो इनर सेल मास बनाएगा, इसके चारों तरफ की जो लेयर होगी उस लेयर को भी ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा, जिसको अपन मेम्ब्रेन बोलते हैं, फीटल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जो आगे की जो क्लास है वो अपनी प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन की है, जिसके अंदर अपन अच्छे से समझेंगे। जो फीटल मेम्ब्रेन होती है इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक होती है एमनियोन, एक होती है एमनियोन, एक होती है कोरियोन, एक होती है कोरियोन। इसको याद रखने का अपना जो बेस्ट तरीका है वो है एमनियोन, यानी एमनियोटिक फ्लूइड के जो पास में रहती है उसको अपन एमनियोन बोलते हैं। क्योंकि जब फीटस होता है तो फीटस के चारों तरफ क्या भरा रहता है, यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहता है, और उसके चारों तरफ क्या रहती है, फीटल मेम्ब्रेन रहती है। ओके, तो जो अंदर का जो एमनियोटिक फ्लूइड है, इस एमनियोटिक फ्लूइड के चारों तरफ जो पहली लेयर होती है अंदर से यदि देखा जाए तो उसको एमनियोन बोला जाता है, और जो कोरियन होती है वो बाहर की तरफ होती है। ओके, जब जो ट्रोपोब्लास्ट होता है, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे, जो ट्रोपोब्लास्ट होता है उसको भी अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ओके, जो प्लेसेंटा एंड फीटल मेम्ब्रेन बनाने का काम है, बल्कि इनको अपन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो अपन कर दिया साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक होता है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ओके, एक हो गया साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक है सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। ओके, जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो तो क्या करता है, ये डिफरेंशिएट इनटू कोरियन फ्रोंडोसम। ये क्या बना लेता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट तो आगे जाके कोरियन फ्रोंडोसम बना लेता है। इसके बारे में भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आते हैं कि कोरियन फ्रोंडोसम किससे बनता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट से बनता है। और कोरियन फ्रोंडोसम का काम क्या रहता है, ये फीटल साइड की प्लेसेंटा को डेवलप करवाएगा। ओके, देखो यहाँ पे फीटस कौन बना रहा है, फीटस इनर सेल मास बना रहा है। जो फीटस के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को कौन बना रहा है, ट्रोपोब्लास्ट बना रहा है। बल्कि ट्रोपोब्लास्ट के भी दो पार्ट हो गए, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो क्या करेगा, फीटल साइड की प्लेसेंटा को बनाएगा, मेटरनल साइड की नहीं बनाएगा, ये क्या करेगा, फीटल साइड की प्लेसेंटा को बनाएगा। और जो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है, ये सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट क्या करेगा, यहाँ पे ये प्लेसेंटा की जो लेयर होती है वहां से कुछ हार्मोन्स रिलीज करता है। क्या करता है, ये प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा की एक सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट लेयर है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। ये क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करवाएगा यहां से, जैसे एचसीजी हार्मोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ओके, इस तरीके से हार्मोन रिलीज करवाएगा, और ये हार्मोन क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेगनेंसी को यहाँ पे मेंटेन करके रखेंगे। ओके, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जितने भी हार्मोन चाहिए वो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट से ही रिलीज होते हैं। ओके, क्लियरली थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल डायग्राम और अपन देखते हैं आगे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एक सेकेंड, ओके, यहां पर देखते हैं ब्लास्टोसिस के डिफरेंशिएशन में, जब 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, कब होता है ये 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन, यानी 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसको ऐसा क्यों बोला गया है कि देखो ये यूट्रस है, यूट्रस के अंदर ये फर्टिलाइजेशन कौन से दिन हुआ, यहाँ पे 14 डेज के ऊपर, 14वें दिन यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। इसको यहां आने में कितने दिन लग गए, यहां से यहां आने में 3 से 4 दिन लग गए। ओके, कितने दिन लग गए, 3 से 4 दिन लग गए। 3 से 4 दिन बाद यहां पे जब इम्प्लांटेशन होता है वो कौन से दिन होता है, 5वें दिन। बल्कि जो कंप्लीट जो प्रोसेस रहता है वो कितने दिन के अंदर हो गया, या 8वें 9वें दिन जो कंप्लीट इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन स्टार्ट 5वें दिन हुआ, बल्कि 3 दिन इसको होने में लग जाते, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद देखिए, यदि आफ्टर फर्टिलाइजेशन की यदि बात करें अपन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसको 8वें 9वें दिन होता है। कब होता है, 8वां दिन और 9वां दिन।
यानी कहीं पे भी आपको 8वां दिन लिखा मिलेगा, कहीं पे 9वां दिन मिलेगा, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस होता है वो हावर्स के हिसाब से चलता है, यानी इतने हावर्स बाद, बल्कि उसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए अपन यहाँ पे जब पढ़ते हैं तो वो दिन के हिसाब से पढ़ते हैं इसको। तो फर्टिलाइजेशन के बाद 8वें 9वें दिन यहाँ पे क्या होता है, इसका इम्प्लांटेशन होता है। ओके, और इम्प्लांटेशन के बाद क्या रहता है, यहाँ पे इनके अंदर डिफरेंशिएशन होता है, किसमें, जो ट्रोपोब्लास्ट के अंदर। और ट्रोपोब्लास्ट में डिफरेंशिएशन से इसकी 2 लेयर बन जाती है, जो अपन ने प्रीवियस स्लाइड के अंदर भी देख लिया था कि साइटोट्रोपोब्लास्ट और सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट होती है वो इनर साइड की लेयर होती है, कौन सी, इनर साइड की लेयर होती है, और इट इज मोर यानी मोनोन्यूक्लिएटेड सेल लेयर होती है। इन दोनों को अपन यहाँ पे समझेंगे अच्छे से कि देखो यहाँ पे ये क्या था, ये ट्रोपोब्लास्ट था, ये क्या है, ये ट्रोपोब्लास्ट है, और इस ट्रोपोब्लास्ट की 2 लेयर बन गई थी, एक हो गई थी साइटोट्रोपोब्लास्ट और एक हो गई थी सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर है, ये क्या बन गई थी, सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट बन गई थी। अब जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, इस साइटोट्रोपोब्लास्ट तो कैसी होती है, ये मोनोन्यूक्लिएटेड होती है। ओके, और जो दूसरी सिंसाइटियोट्रोपोब्लास्ट है वो कैसी होती है, वो मोनोलेयर एंड मोनोन्यूक्लिएटेड दोनों होती है। कैसी होती है, मोनोलेयर होती है और मोनोन्यूक्लिएटेड होती है। ओके, अब अपन साइटोट्रोपोब्लास्ट की बात कर रहे थे, तो साइटोट्रोपोब्लास्ट है उसको अपन लैंगहान सेल लेयर भी बोलते हैं। जो साइटोट्रोपोब्लास्ट की जो सेल लेयर है वो मोनोन्यूक्लिएटेड होती है, यानी उनमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ये जो सेल है, इस सेल में यदि एक न्यूक्लियस है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन मोनोन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन मोनोन्यूक्लिएटेड बोलेंगे। और इसी सेल के अंदर यदि 2 न्यूक्लियस है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन 2 न्यूक्लियस हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको मल्टी न्यूक्लिएटेड बोलेंगे, यानी मल्टी न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे ऐसा भी होता है, कई बार सेल की सिर्फ सिंगल लेयर होती है तो उसको अपन मोनोलेयर बोलेंगे, या फिर डबल लेयर है यहाँ पे तो डबल लेयर बोल देंगे। यदि 2 से ज्यादा लेयर है तो उसको अपन मल्टी लेयर बोलेंगे। ओके, तो जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है वो मोनोन्यूक्लिएटेड है, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल लेयर होती है इसकी। ओके, और जब ये सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है इसमें मल्टी लेयर सेल होती है, यानी इसके अंदर मल्टी लेयर होती है। अब इसके काम की अपन बात करें कि साइटोट्रोपोब्लास्ट की बात करें तो यह क्या करता है, साइटोट्रोपोब्लास्ट आगे जाके किसमें चेंज हो जाता है, ये आगे जाके कोरियन फ्लोरोसम में चेंज हो जाता है। किसमें, कोरियन फ्लोरोसम, कोरियन फ्लोरोसम के अंदर चेंज हो जाता है। और जो कोरियन फ्लोरोसम है ये क्या करता है, ये प्लेसेंटा को डेवलप करवाता है। किस तरफ के प्लेसेंटा को, फीटल साइड के प्लेसेंटा को ये डेवलप करवाता है। क्लियर है, इसके बाद अपन बात करेंगे साइटोट्रोपोब्लास्ट की। साइटोट्रोपोब्लास्ट की बात करेंगे, सॉरी सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट की बात करेंगे तो सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट है वो मल्टी लेयर सेल होती है। सबसे पहले तो मल्टी लेयर सेल लेयर होती है। इसके बाद इसके काम की अपन बात करेंगे, इसका फंक्शंस क्या है, तो वो अपन प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस कर चुके हैं। बल्कि ये क्या करती है, ये एचसीजी रिलीज करवाती है। क्या करवाती है, एचसीजी रिलीज करवाती है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाती है। क्लियर है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाती है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन करके रखती है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखती है। तो क्लियर है, ये हो गया ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएशन। ओके, इसके बाद अपन थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज और है उसको और डिस्कस करते हैं। इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि अलग अलग जो अपनी बॉडी का पार्ट होता है उसमें जो सेल्स होती है उनके फंक्शंस के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। क्लियर है, उनके अलग अलग तरह के नाम होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ते हैं कि अपन ने जस्ट पहले अभी पढ़ा था कि जो साइटोट्रोपोब्लास्ट है, इस साइटोट्रोपोब्लास्ट में जो सेल होती है उस सेल का नाम क्या रहता है, उस सेल का नाम होता है लैंगहान सेल्स। यदि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लैंगहान सेल कहां पाई जाती है तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, वहां पे लैंगहान सेल कहां पाई जाती है, साइटोट्रोपोब्लास्ट के अंदर। साइटोट्रोपोब्लास्ट किसका पार्ट है, ट्रोपोब्लास्ट का। यानी ट्रोपोब्लास्ट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक साइटोट्रोपोब्लास्ट, एक सिंसाइटोट्रोपोब्लास्ट। क्लियर है, और जो साइटोट्रोपोब्लास्ट में जो सेल्स होती है उनका नाम होता है लैंगहान सेल्स। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद अपन बात करते हैं प्लेसेंटा की। तो जो प्लेसेंटा में जो सेल्स होती है उनका नाम होता है होप बेवर सेल। क्लियर है, उसका क्या नाम रहता है,
होप वेवर सेल। ये तो एग्जाम में बहुत सी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, इसको बोलते हैं अपन होप वेवर सेल। फिर अपन फेलोपियन ट्यूब की बात करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में भी कुछ सेल्स होती है जिनका नाम होता है पेग सेल। इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तीनों क्वेश्चन ऐसे है, जो तीनों लाइन ऐसी है जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स आए हुए हैं, आ सकते हैं नहीं, आए हुए हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइटोट्रोपोब्लास्ट के बारे में पूछा जाए तो वहां पे क्या होगा, लेंगहान सेल होगा। और प्लेसेंटा के बारे में पूछा जाए तो होप वेवर सेल होगा। और फेलोपियन ट्यूब के बारे में पूछा जाए तो वहां पे पेग सेल होगा। क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास अपनी प्लेसेंटा की डिस्कस करेंगे।